आज से करीब 2400 साल पहले भारत में उदय हुआ एक ऐसा साम्राज्य जो भारत के लगभग सभी भूभागों को एक साथ लाकर एक अखंड साम्राज्य की स्थापना की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मौर्य साम्राज्य की, जिसकी स्थापना स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य ने की। और इसी वंश में जन्म हुआ एक सम्राट जिसे आज भी लोग सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं। सम्राट अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूरब में बांग्लादेश तक तथा दक्षिण भारत के कुछ भूभागों को छोड़कर पूरे भारत में फैला दिया था। सम्राट अशोक के जीवन के बारे में ज्यादातर बातें हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट तथा इनके द्वारा लिखवाए गए शिलालेखों से मिलता है। कहा जाता है कि सन 260 बीसी में कलिंग युद्ध जीतने के पश्चात वे रक्तपात से इतने विचलित हुए कि इन्होंने स्वयं को मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया तथा बौद्ध धर्म और अहिंसा का रास्ता अपना लिए। इसके अलावा वे एशिया के अलग अलग भूभागों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया तथा कई शिलालेख भी लिखवाए, जिससे हमें इनकी इंपीरियल पावर तथा इनके धम्म विचारधारा की जानकारी मिलती है। हालांकि उनके किसी भी शिलालेखों से इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि ये कलिंग युद्ध जीतने के पश्चात ही द्रवित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके अलावा अगर कुछ रिकॉर्ड्स की माने तो अशोका शांति के रास्ते पर चलने से पहले एक क्रूर शासक थे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट दीपवंश और महावंश के अनुसार किंग अशोका राज सिंहासन के लिए अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। इनके एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट अशोक वादान में उन्हें चंड अशोक कहा गया है। इसका अर्थ होता है क्रूर अशोका। और इसी टेक्स्ट अशोक वादान के अनुसार अशोका ने धरती पर एक जीता जागता नरक का निर्माण कर दिया था। यह एक डेथ चैम्बर था जो कि बाहर से जितना खूबसूरत था अंदर से उतना ही भयानक, जिसमें लोगों को तरह तरह की यातनाएं देकर मौत के घाट उतार दी जाती थी। आखिर अशोक ने यह डेथ चैम्बर का निर्माण ही क्यों करवाया था और आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। अशोकाज हेल या अशोक का नरक एक टॉर्चर चैम्बर था जिसमें लोगों पर काफी क्रूरता पूर्वक तरीके से अत्याचार किया जाता। अशोका का नरक एक बेहद ही खूबसूरत महल जैसा दिखता था, जिसमें बाहर से सारी सुख सुविधाएं वाली चीज मौजूद थी। महल पूरी तरीके से फल फूल एवं महंगे आभूषणों से सजा होता था। हालांकि यह महल बाहर से जितना सुंदर दिखता था, यह अंदर से उतना ही क्रूर यातनाएं देने वाली चीजों से भरा पड़ा था। और इस डेथ चैम्बर को बाहर से इतना सुंदर और मनोरम बनाने का उद्देश्य यह था कि कोई भी व्यक्ति इसकी सुंदरता से अट्रैक्ट होकर इसके भीतर चले आए, और अगर एक बार कोई व्यक्ति इस चैम्बर में दाखिल हो जाता तो उसे जिंदा वापस आने नहीं दिया जाता था। अशोक वादान के अनुसार बुद्धिज्म अपनाने से पहले अशोका एक क्रूर शासक थे, जिन्होंने एक बार अपने सेवकों को एक ऐसे आदमी की तलाश में भेजा जो उसका जल्लाद बन सके। फाइनली कुछ दिनों की खोज के बाद उनके सेवकों को एक ऐसा आदमी मिला जिसे उन्होंने जल्लाद के लिए चुन लिया। लेकिन उस व्यक्ति के माता पिता नहीं चाहते थे कि वो अशोक का जल्लाद बने, इसलिए उस व्यक्ति ने अपने माँ बाप को ही मार डाला। उस क्रूर व्यक्ति का नाम था गिरिका, और जब यह खबर अशोक तक पहुंची तो उसने तुरंत क्रूर गिरिका को बिना देरी किए अपना ऑफिशियल जल्लाद बना दिया। और कुछ समय पश्चात गिरिका के ही कहने पर अशोका ने अपने इस डेथ चैम्बर को बनवाया। इस डेथ चैम्बर का आर्किटेक्ट बुद्धिस्ट हेल के 5 टॉर्चर मेथड्स से इंस्पायर्ड था। अशोक वादान में इन टॉर्चर मेथड्स का बारीकी से वर्णन दिया गया है। अशोक वादान के नरेशन के अनुसार गिरिका ने ही अशोका को इस चैम्बर को इतना सुंदर बनाने के लिए परस्यू किया था ताकि कोई भी व्यक्ति इसके भीतर खींचा चला आए। बाहरी सुंदरता के बावजूद इस चैम्बर के भीतर काफी सारी क्रूएल इंस्ट्रूमेंट्स भरी हुई थी, जिसमें मेटल को पिघलाकर लोगों पर डालने के लिए भट्टियां भी मौजूद थी। नैरेटिव बताते हैं कि अशोका ने इस टॉर्चर चैम्बर को इतना डिटेलिंग के साथ बनवाया था कि माना जाता था कि अशोका स्वयं नरक से होकर आया है। इस महल के बनने के पश्चात अशोका और गिरिका के बीच एक समझौता भी हुआ, जिसमें यह था कि जो कोई भी इस चैम्बर के अंदर आ जाए उसे जिंदा वापस बाहर आने न दिया जाए, चाहे वो खुद अशोका ही क्यों ना हो। अशोक वादान में आगे लिखा गया है कि कुछ समय बाद एक बुद्धिस्ट मॉन्क समुद्रा वहां आए और वे अशोका के उस महल में इंटर कर गए। महल में घुसने के बाद गिरिका ने उन्हें चेतावनी दी कि अब वह जिंदा वापस नहीं जा सकते।
और यह कहकर गिरिका उन्हें महल के भीतर ले गया और उन पर तरह तरह की यातनाएं देने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि गिरिका की किसी भी यातनाओं का उन पर किसी भी प्रकार से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखते हुए गिरिका उन्हें खौलते हुए पानी की कड़ाही में डाल दिया, लेकिन थोड़ी देर में वह खौलता हुआ पानी ठंडा हो गया और समुद्रा उस पानी से एक खिलते हुए कमल पर ध्यान करते हुए बाहर आ गए। उसके बाद जब अशोक को इस चमत्कार का पता चला तो वह इस बात की पुष्टि के लिए स्वयं महल के भीतर चले आए और इन सब चमत्कारों को देखकर उन्होंने आश्चर्य से समुद्रा से पूछा कि आप कौन हैं। समुद्रा ने बताया कि वह एक बौद्ध भिक्षुक है और धर्म का अनुयायी है। उन्होंने अशोका को इस टॉर्चर चेंबर बनाने के लिए फटकार लगाई और 84,000 स्तूप बनाने का तथा समस्त प्राणियों की सुरक्षा का आदेश दिया। इसके बाद सम्राट अशोक ने अपने गुनाहों को स्वीकार किया और खुद को बुद्ध और धर्म के प्रति समर्पित कर दिया। अशोक वादान के अनुसार यही टॉर्चर चेंबर अशोका के बुद्ध धर्म अपनाने के पीछे का कारण बना। बाद में अशोक ने इस जगह को नष्ट करवा दिए और वे खुद को मानव जाति की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिए। लेट 19th सेंचुरी के एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर लॉरेंस बेडल और कुछ चाइनीज मॉन्क के अनुसार वर्तमान पटना का अगम कुआं उसी अशोका के नरक का एक हिस्सा था। नाउ क्या यह जो बातें अशोक वादान में बताई गई है इसका सच्चाई से कोई लेना देना हो सकता है या नहीं, और इस पर पूरी तरह विश्वास करना क्या सही है? वेल फ्रेंड्स, अशोक वादान और दूसरे बुद्धिस्ट टेक्स्ट से मिली जानकारी को कुछ इतिहासकार एक पुख्ता प्रमाण नहीं मानते हैं, क्योंकि यह टेक्स्ट काफी सारी किस्से कहानियों से भरे पड़े हैं। इसके अलावा जहां अशोक के शिलालेखों से उनके कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, वहीं दूसरी तरफ अशोक वादान में इसका जिक्र तक भी नहीं हुआ है। सो फ्रेंड्स, इन टेक्स्ट को आधार मानकर हम इन घटनाओं का 100% दावा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी रिलीजियस टेक्स्ट हैं, तो ये रिलीजियस बायस्ड भी हो सकता है। बाकी आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक ठोको, अगर नए हो तो सब्सक्राइब ठोको यार। फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद।